नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी तावान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल कर रखने लगा कि एक महिला दो स्वयं सेवकों के साथ उसकी दुकान छेकने आ पहुंची। चकौड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखें तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में न होते तो उसकी यह अधोगति न होती। चकौड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, कोई जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लेहने पर कपड़े लाकर बेचा करता था। यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मोहरें लगवाने लगे तो उसने भी मोहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल न था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपए 8 आने की बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घरों में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टल जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूब उतरा रहा था कि विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह न रोक सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मोहर तोड़ने को कभी ना कहूंगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत पिला ना देगा। तुम नक्कू क्यों बनो? बचना होगा तो बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी। बेआबरुआई तो ना होगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूँ और सबको दिक कर रही हूँ। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हों, बला से मैं मर जाऊंगी। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है? पर चकौड़ी इतना पक्का न था। अपना बस चलते वह स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मोहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच दिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए? स्त्री से क्या पर्दा रखता? उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी ना उठाऊंगी। चकौड़ी और उसकी माँ ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई। चकौड़ी ने 10 रुपए उठाकर घर कुइयां में फेंक दिए और बिना खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला गया। उस वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। चकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उनके लिए पान लाया। जब वह पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मोहर तोड़ी। अब की मुझे मुआफी दीजिए, फिर ऐसी खता न होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यूं अपराध क्षमा नहीं हो सकता। तुम्हें इसका तावान देना पड़ेगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकॉट कमेटी में यह मामला पेश होगा। चकौड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंताग्नि में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा करती है। तिनक कर बोला, तावान तो मैं ना दे सकता हूँ, ना दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकॉट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ जरूर पुलिस में रपट करो। मैं तो चाहती हूँ तुम रपट करो। तुम उन लोगों को यह धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थांध हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो।
बायकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। यह कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सब के सब चकौड़ी को बुरा भला कहने लगे। चकौड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया। फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और धेले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बायकॉट कमेटी ने एक स्वयंसेवक के द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपए का दंड दिया है। चकौड़ी जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वह सर्वथा अशक्त है। उसकी जबान से जो धमकी निकल गई उस पर उसे घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था उसकी धेले की भी बिक्री न होगी। 101 रुपए देना उसके बूते से बाहर की बात थी। 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज धेले में लुटा रहा था और वह भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मगर उसकी यह चाल भी कांग्रेस से छिपी न रही। चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर चकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग शुरू न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयं सेविकाएं और इतने ही स्वयं सेवक द्वार पर स्यापा करने लगे। चकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। कुछ अक्ल काम न करती थी। इस विपत्ति को कैसे टाले? रोगिणी स्त्री साहिबान में लेटी हुई थी। वृद्धा माता उसके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सब से पूछते नहीं, खाएं क्या? चकौड़ी बोला, किससे पूछूं? जब कोई सुने भी? जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दें, हम अभी कपड़े को जला देंगे। ज्यादा नहीं, 25 रुपए महीना दे दें। वहां भी कोई ना सुनेगा। तुम जाओगे भी या यहीं से कानून बघारने लगे? क्या जाऊं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है। तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे? तुम्हारे कहने से चला जाऊं, मगर वहां ठिठोली के सिवा और कुछ ना होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ। जब कोई ना सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। चकौड़ी ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला, जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ऊपर ही तो बायकॉट कमेटी ने 101 रुपए का तावान लगाया है ना? जी हाँ। तो रुपया कब दोगे? मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहां स्यापा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो तो हम सब दाने बगैर मर जाएं, तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना है। चकौड़ी जो बात घर से कहने के लिए चला था वह उसके मुंह से न निकली। उसने देख लिया कि यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इस तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं आता? मैं जानता हूँ तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। चकौड़ी ने उदंड होकर कहा, तो ये कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं। नतीजा एक है, आप भी अपमान करते हैं, वे भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपए महीना दीजिएगा। इससे ज्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दूं? अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं 101 रुपए के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता।
प्रधान जी हंसकर बोले, ये तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूँ, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूँ। कांग्रेस के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे? तुम मोटे हो ही, मुझ पर जरा भी दया ना कीजिएगा। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, छकौड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे। हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीसियों भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल ना कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो कर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें। मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने निर्दयी हैं, वे कुछ अधिकार हो जाने पर न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं, वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर वे कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी, जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकौड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना से ही वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी। हजारों आदमी आकर ये दशा देखेंगे। संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सब बातें इतनी भयंकर थीं कि छकौड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे। मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा भी बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पत्थे भी नहीं लिया। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। कहते हैं अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही ना रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरें तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन में कितना सत्य था, यह उससे छिपा न रहा। उसने छकौड़ी से कहा, तुमने आकर तो ये बात न कही थी। छकौड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे। हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपए कहाँ से आवेंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना नहीं है। दंड कहाँ से दें? और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रहन रख दो। और अब विलायती कपड़े भूलकर भी ना बेचना, सड़ जाएं, कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर ये आफत सिर पर ली। मेरी दवा दारू की चिंता ना करो। ईश्वर की जो इच्छा होगी वो होगा। बाल बच्चे भूखों मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम ना रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकौड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। कोई उज्र नहीं सुनती। वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।